कब आपको पता चला कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब सही नहीं है? हमारे एंड से जो भी क्वेश्चंस थे कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है, उन्होंने हमको डॉक्यूमेंट वहीं पे दिखाए थे। बट द चैलेंज वाज कि उन्होंने ना हमको फ़ोटो लेने के लिए अलाउड किया था, ना उसकी कॉपी। हमने जब उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप मुझे हर एक डॉक्यूमेंट का कॉपी दो, उन्होंने बोला था नहीं। इतनी बड़ी बिल्डिंग अगर केडीएमसी के खिलाफ अगर बन रही है 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, अगर 6 साल में केडीएमसी को इतना भी नहीं पता कि ये 7-7 माले का बिल्डिंग बन रहा है तो अभी तक सो रहे थे। केडीएमसी खुद इधर हमारा टैक्स ले रही है। 4 साल से हम लोग केडीएमसी का टैक्स भर रहे हैं। अगर केडीएमसी अभी बता रही है कि हमारे पास ये बिल्डिंग का कुछ भी डाटा नहीं है, कुछ भी डाटा नहीं, तो 2023 में जो नोटिस भेजी वो कौन से बेसिस पे भेजी? टाइम पे खाना भी नहीं जाता है, ना नींद मिलती है। फैमिली को टेंशन अलग है, वाइफ को टेंशन अलग, पापा को टेंशन अलग, मम्मी को टेंशन अलग। मुंबई से सटे डोंबिवली इलाके में कुल ऐसी इमारतें सामने आई हैं जिसकी वजह से हज़ारों लोग बेघर होने की कगार पर हैं, क्योंकि सरकार ने महारेरा का निर्माण किया और महारेरा की जिम्मेदारी ये है कि अगर कोई बिल्डर बिल्डिंग बनाता है तो बिल्डिंग अधिकृत है या नहीं, ऑथराइज है या नहीं, ये देखने का काम मूलतः महारेरा का है। कि उसके बाद बिल्डर को एक नंबर मिलता है जिसके तहत ये श्योर हो जाता है कि बिल्डिंग कितने समय में बनेगी, किस तरह से बनेगी, ये सारा सुनिश्चित हो जाता है। लेकिन अब यही मामला सामने आया है कि महारेरा के पास जो भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए गए बिल्डर की ओर से वो सभी जाली साबित हुए, क्योंकि कोर्ट में सारा मामला पहुंचा और कोर्ट में जाने के बाद पता चला कि बिल्डर ने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे महारेरा को वो सही नहीं थे। हमारे साथ इस वक्त हम डोंबिवली के साई गैलेक्सी बिल्डिंग पे खड़े हैं। ये पूरा आप सोसाइटी देख सकते हैं। यहाँ पर लोग सालों से रह रहे हैं। नेशनलाइज्ड बैंक से उन्हें लोन भी पास हुआ, उसके तहत उन्होंने लोन भी लिए हैं और अब जाकर उन्हें पता चलता है कि उनकी बिल्डिंग जो है वह अधिकृत नहीं है। उस पर जो है सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो गलत हैं, यानी कि फोर्ज हैं। हमारे साथ यहाँ बसे हुए लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप अपना नाम बताइए और बताएं कि कब आपको पता चला कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब सही नहीं है? मेरा नाम रोहन गमरे। एक्चुअली ये जो बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था अप्रॉक्सीमेटली 2019 से हुआ था और 19 के जैन या फरवरी से यहाँ से रजिस्ट्रेशन जो है केडीएमसी के अंडर जो रजिस्ट्रेशन होता है घर नाम पे लेने का जो प्रोसीजर होता है वो हमने स्टार्ट किया था। इसके बारे में बताइए, आपने कितना लोन लिया और कब लिया और कैसे सब कुछ, जब आपने सब कुछ सबमिट कर रहे थे तब आपको कहीं से भी पता नहीं चला कि इलीगल हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम है इस बिल्डिंग? करेक्ट। सो जब हमने बिल्डर के पास गए थे, ऑब्वियसली यहाँ पे एक्चुअली 3 बिल्डर्स है। एक तो भगवान पाटिल, शार्लिक भगत और गणेश गोयल। सो ये 3 बिल्डर्स जो है अलग अलग तरीके से सबसे मिल रहे थे। मतलब एक हमसे मिल रहा था, एक किसी दूसरे से मिल रहा था। सो वो ग्रुप वाइज उनसे बात हो रहा था। सो द फर्स्ट फैक्ट इज़ कि जब हम लोग घर के रिलेटेड जब उनसे बात कर रहे थे, ऑब्वियसली हमारे एंड से जो भी क्वेश्चंस थे कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है, उन्होंने हमको डॉक्यूमेंट वहीं पे दिखाए थे। बट द चैलेंज वाज कि उन्होंने ना हमको फ़ोटो लेने के लिए अलाउड किया था, ना उसकी कॉपी। हमने जब उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप मुझे हर एक डॉक्यूमेंट का कॉपी दो, उन्होंने बोला था नहीं, आपको अगर कॉपी चाहिए तो आप पहले बुकिंग कर दो, मतलब घर खरीदो या फिर घर का कन्फर्मेशन दे दो, तभी आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। उसके बाद देन सारे डॉक्यूमेंट जो हमारे लीगल जो एडवाइज़र्स थे हमने उनको लेके गए थे उनके सामने, फिर वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए थे। वो सब डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद जो लीगल एडवाइज़र थे उन्होंने भी बोला था कि नहीं, डॉक्यूमेंट सब करेक्ट है, आप आगे जा सकते हो। उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन हुआ अप्रॉक्सीमेटली फरवरी 2019 के बाद। फिर 2021 के आसपास जनवरी में हम लोग यहाँ पे रहने को आ गए थे स्टार्टिंग से। सो स्टार्टिंग में ऐसा फेज़ था, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे 2 बिल्डिंग्स है, एविंग बीविंग और ये सीविंग डीविंग। जब एविंग और बीविंग का मतलब बिल्डिंग 1 का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था वो 2019 से लेके 2020 में हो रहा था। सेकेंड जो बिल्डिंग है उसका कंस्ट्रक्शन 2021 और 22 में हो रहा था, राइट। फिर उसके बाद जैसे मैंने बोला था कि 2019 में हमने घर खरीदा, 21 में यहाँ पे रहने को आ गए। 2023 को सडनली हमारे पास एक नोटिस आता है कि आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हो ये बिल्डिंग इलीगल है। सो उस बेसिस पे जनवरी 2023 में केडीएमसी से हमको एक नोटिस आता है स्टेटिंग कि आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हो वो इलीगल है। सो वी वर शॉक
वी वर शॉक इन द सेंस कि हमने घर तो करेक्ट डॉक्यूमेंट के बेसिस पे देखा था, करेक्ट आपके घर पे कितना लोन है? अप्रोक्सीमेटली एक 20 लाख के आसपास है। जब हमने घर खरीदी किया था तो उस घर का जो हमने प्राइस जो डिसाइड किया था वो अप्रोक्सीमेटली 32 लाख के आसपास था। 1 BHK? यस, 32 लाख उसका 1 BHK का कॉस्ट था। एडिशनली हमने स्टैम्प ड्यूटी के आसपास कुछ 2-2.5 लाख का कुछ एडिशनली फंड दिया था। सो अप्रोक्सीमेटली 34-35 लाख का हमने खर्च किया था। वो करने के बाद जब लोन हमने ट्राई किया था, बिकॉज उस टाइम पे सैलरी बहुत कम था, तो सैलरी के बेसिस पे 22 लाख का हमको लोन उस टाइम पे हुआ था। और आज के डेट पे फिर भी 18 से 20 लाख के आसपास मेरा खुद का लोन अभी भी बाकी है। बीच के पीरियड में हमारा जो है जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पैसा आता है 2,67,000 का, हमारे पास वो भी आ गया। मतलब इस केस में स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा कैसे आया? दैट इज़ द क्वेश्चन कि हमने जब लोन किया था, ऑब्वियसली बिकॉज प्रधानमंत्री की जो कंडीशन है कि आपका ये फर्स्ट घर होना चाहिए, आपका एक लिमिट होना चाहिए सैलरी का, उस कैटेगरी में हम लोग बैठे थे। उससे पहले भी मेन कंडीशन है, ये जो हमने लोन किया था, ये लोन किसी पतपेढ़ी या किसी नॉर्मल जो फाइनेंसर होता है उससे नहीं लिया था। बिकॉज वहाँ पे एक डाउट होता है कि नॉर्मल या पतपेढ़ी से कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो डाउट होगा, इसके लिए हमने वो उसी बैंक से? मेरा खुद का अभी जो लोन हुआ है वो HDFC से हुआ है। दैट इज़ अ नेशनलाइज बैंक। मतलब अगर इंडिया में अगर आप चेक करने जाओगे, दैट इज़ द फर्स्ट बैंक, नंबर 1 बैंक जो है इंडिया की, वहाँ पे हमने लोन किया। हम लोग जब लोन कर रहे थे, ऑब्वियसली जब हम लोग लोन करते हैं एक प्रोसेसिंग चार्जेस पे करते हैं। सो बैंक आर सपोज टू डू द कंप्लीट वेरिफिकेशन कि इसका टाइटल क्लियर है या नहीं है। वो एक बैंक का एक मैकेनिज्म होता है, और वो मैकेनिज्म के बेसिस पे एज अ लेमन या फिर एज अ फ्लैट ओनर जो है वो डिपेंड होता है कि यस, अगर मुझे लोन हो गया और वो भी नेशनलाइज बैंक में हो गया, दैट मीन्स मुझे यहाँ पे टेंशन लेने की या डरने की रिलेटेड कोई बात नहीं है। सो सारे जो स्टेप्स आप देखोगे, जैसे मेरा रजिस्ट्रेशन होता है वो भी प्रॉपर KDMC के ऑफिस में मेरा रजिस्ट्रेशन होता है। मैं पूरा जो चार्जेस है, गवर्नमेंट के जो चार्जेस है, मैं वो पे कर रहा हूँ। मेरा लोन हो रहा है, प्रॉपर तरीके से लोन हुआ है, कहीं पे भी मेरा कोई डॉक्यूमेंट का इशू है, कहीं क्वेरी नहीं है। ये सब तो हो गया। अभी आपके लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय क्या है? क्योंकि अगर बिल्डिंग टूटती है तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? सी फर्स्ट थिंग तो हम लोग का आज के डेट पे सबसे बड़ा जो चैलेंज है, सी एज अ लेमन, आप जो कॉमन पर्सन के बारे में आप बात करोगे, आज के डेट पे ये बिल्डिंग में आप देखोगे तो नन ऑफ देम आर द गवर्नमेंट सर्विसेज। जितने भी है बहुत कम है, सारे के सारे जो है प्राइवेट कंपनी में कहीं ना कहीं पे जॉब कर रहे हैं। इन द सेंस उनका ऐसा कंडीशन है कि मंथली अगर मेरा EMI अगर 10,000 रुपये अगर EMI जा रहा है तो मेरे हाथ में सिर्फ 10,000 रुपये बच रहा है, जिससे मैं घर का खर्चा कर रहा हूँ। ऐसे कंडीशन में आज के डेट पे अगर KDMC दबाव कर रहा है, KDMC अगर इलीगल बेसिस पे, आई एम स्टिल सेइंग कि दे आर इलीगल बेसिस पे वो कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने जो पॉइंट के बेसिस पे वो डिमोलिश कर रहा है वो गलत है। बट स्टिल अगर वो कर रहा है एज अ फैमिली पर्सन, वो मेरे लिए मेंटली हैरेसमेंट का होगा। बिकॉज मेरे लिए फिर चैलेंज होगा कि मैं अगर EMI भी भरता जाऊंगा, बिकॉज हमने जब बैंक से बात किया, बैंक से ये पता चला कि अगर बिल्डिंग भी अगर डिमोलिश होता है, आई एम स्टिल सपोज टू पे द EMI। जो भी मेरा 20 साल बचा होगा, 25 साल होगा, मतलब आज अगर बिल्डिंग पड़ता है, अगर गिरता है तो नेक्स्ट 20 साल 25 साल जो भी है मुझे वो EMI भरते ही रहना। मतलब EMI भी भरो, घर का खर्चा भी करो, और साइड बाय साइड मुझे नया घर भी देखना पड़ेगा। ऐसे कंडीशन में हम लोग नया घर देख भी नहीं सकते, हमको वो रेंट। सो ये सब जो मेंटल हरासमेंट है, मतलब एक स्पेसिफिक जो जनरेशन जो ख़राब करने का जो काम कर रहा है, ये गवर्नमेंट कर रही है, ये KDMC कर रहा है। KDMC पे सारी जिम्मेदारी जाती है। आपकी क्या दिक्कत है? मेरा नाम है प्रणव पाटिल, मैं इधर बीविंग में रहता हूँ, साई गैलेक्सी में। हम लोग ने याचिका की थी क्योंकि 2023 में एक वो साहब बोले, ऐसा 23 में एक हम लोग को एक आया था इंटरवीनर, हाँ, एक नोटिस आया था। उसके बाद हम लोग 2024 में हम लोग को दूसरा एक ये आया, दिसंबर 2024 में दूसरा एक नोटिस आया हम लोग को। जैसे 2023 जब हम लोग को नोटिस आया था, तभी हम लोग ने इधर सहायक आयुक्त तो रहते KDMC के, उनके पास मैं गया था, हम लोग साथ में गए थे और एक अर्जी दाखिल की थी कि ये कौन से बेसिस पे आप हम लोग को नोटिस भेज रहे। कि जैसे ये बोले कि हम लोग ने लीगल देख लिया था, सब चेक किया था, डॉक्यूमेंटेशन क्लियर थे, सब लोन हुआ है। KDMC खुद इधर हमारा टैक्स ले रही है, 4 साल से हम लोग KDMC का टैक्स भर रहे हैं। अगर KDMC अभी बता रही है कि हमारे पास ये बिल्डिंग का कुछ भी डाटा नहीं है, तो 2023 में जो नोटिस भेजी वो कौन से बेसिस पे भेजी, 2024 में नोटिस भेजी वो कौन सी बेसिस में थी,
अगर आपके पास डेटा नहीं है बोल रहे तो नोटिस का नाम कैसा हमारा आपके पास है, हमारा टैक्स कैसा आपके पास जाता है। हमारा हम लोग जो टैक्स भरते हैं ऑनलाइन भरते हैं या ऑफलाइन भरते हैं वो केडीएमसी के खाते में जाता है। तो किसके हमारा एक आप देखेंगे आप थोड़ा सर्वे करेंगे ना तो एक नंबर दे दिया, जैसे ही वहाँ पे देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर कुछ नंबर दे दिया, वो हमारे नाम पे नंबर दे दिया। तो केडीएमसी के पास सब डेटा है, मगर अभी फिलहाल अभी उनके ऊपर जो झाँक रहा है 2019 में और 17 में जो FRI ये हुआ था 2017 में उनको नोटिस आया था केडीएमसी का, वो हमारा आपका इधर का डॉक्यूमेंट दिखा दो, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्ट्रक्चर इनलीगल है या लीगल है, इसके लिए आप एक जो रहता है स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट रहता है वो देने के लिए बोले थे। 2018 में उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया नहीं, डीएनए ने उसके बाद उनको 7 दिन का नोटिस दिया था। हाँ, बिल्डर शार्लिक भगत के नाम पे वो नोटिस आया था, उसके बाद उन्होंने 7 दिन में कोई डॉक्यूमेंट दिया ही नहीं। तो मुझे ऐसा केडीएमसी का ये कहना है कि केडीएमसी ने 2017 में और 18 में जो नोटिस अदा की थी तभी ये जो बिल्डिंग थी उसमें कोई भी रहता नहीं था, क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन थी, ए और बी अंडर कंस्ट्रक्शन थी। अंडर कंस्ट्रक्शन होते समय ही अगर ये बिल्डिंग सील करते तो हम लोग इतना 160 फैमिली ऑफर का नोटिस दिया नहीं केडीएमसी, उनको नोटिस दिया या नहीं दिया बिल्डर ने हम लोग को कुछ बताया नहीं। बिल्डर लेकिन काम शुरू रहा 2020-2019 के एंडिंग में सब लोग रजिस्टर मार रहे थे, क्योंकि हम लोग थे कि हम लोग इधर से 100 किलोमीटर कोई 200 किलो कोई 500 किलोमीटर दूरी से इधर मुंबई में रहने के लिए आए थे। तो हम लोग को था कि इधर मुंबई में घर होना चाहिए छोटा सा। हम लोग प्रॉपर मुंबई में नहीं आ रहे मगर ठाणे में आ रहे, क्योंकि प्रॉपर मुंबई का रेट और हम लोग का कॉमन मैन का जो रेट। आपके ऊपर कितना लोन है, कितना लोन आपने किया, अभी आपकी मुश्किलों को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे काम अभी मेरा जो लोन देखेंगे तो 24,000 लोन है, 24 लाख का लोन है और 24,000 का हफ्ता जाता है, 30,000 पेमेंट आता है, 24,000 हम लोग ये करते हैं। 6,000 में मेरा छोटा बच्चा है, मम्मी पापा है, उनका सब देखना, और बीबी थोड़ा जॉब करती है तो हम लोग थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं। अगर ये बिल्डिंग टूट जाती है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है। अगर ये 24,000 इधर जाएंगे और बाकी सब हम लोग बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसका मेरा एक्सिस बैंक से लोन है। पहला कैनरा बैंक से था, वो बिल्डर ने एक ये दिया था, बंदा दिया था, उसने एक्सिस में अपना कैनरा में किया था। कैनरा से हम लोग ने ट्रांसफ़र करके एक्सिस में किया। यानी मेरा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो दोनों बैंक ने चेक किया है, कैनरा बैंक ने भी चेक किया है और एक्सिस बैंक ने भी चेक किया है। लोन होते समय किसी ने नहीं बताया नहीं कि ये बिल्डिंग अनलीगल है। आप बताइए कि आपका क्या नाम है और आपके ऊपर इस वक्त कितना लोन है और कैसे आप इसको चुकाएंगे अगर बिल्डिंग टूट जाए? मेरा नाम है रूपेश साचे, मैं बीविंग में रहता हूँ। मेरा तो क्वेश्चन ये है, अगर केडीएमसी बोल रही है कि ये बिल्डिंग इलीगल है, मानो अगर बाजू में कोई झोपड़ा भी बन रहा है, एक 10 बाय 10 का भी झोपड़ा बन रहा है ना, 8 दिन में आके केडीएमसी तोड़ के जाती है। जब 1 महीने में पीछे ही एक झोपड़ा बन रहा था, केडीएमसी आके तोड़ के गई, हमने सामने देखा है। लेकिन अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग अगर केडीएमसी के खिलाफ अगर बन रही है 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, अगर 6 साल में केडीएमसी को इतना भी नहीं पता कि ये 7-7 माले का बिल्डिंग बन रहा है तो अभी तक सो रहे थे। फर्स्ट थिंग तो उनका भी गलती है। सेकंड थिंग, अगर इतने बड़े बड़े बैंक्स अगर लोन अप्रूव कर रही है, नेशनलाइज बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, जो भी लोन अप्रूव करे, तो उसके अंदर भी एक पॉइंट इलीगल फीस 22,000, 25,000, 19,000 फीस लेते। अगर उन्होंने भी फीस लेके अगर हमको लोन दिया है, इसका मतलब उनका भी गलती है। फर्स्ट थिंग, स्टार्टिंग में आता है बिल्डर। अगर बिल्डर हमको पूरा भरोसे में लेके दे रहा है कि ये रूम ले लो, पूरा प्रॉपर है, पूरा इलीगल है, हमने भरोसा किया। फर्स्ट उधर तो हमारा मिस्टेक नहीं था। हमने अगर बिल्डर के ऊपर भरोसा किया तो केडीएमसी को भी भरोसा किया, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट हमारे पास है, वही डॉक्यूमेंट बैंक में है। बैंक में हम ईएमआई भर रहे हैं, लोन में से 70% हमारा ईएमआई में जाता है, 30% हमारा घर बच रहा है। अभी अगर 30% ये ज़िंदगी भर अगर हमको बच के अगर रहना है तो आगे जाके नया रूम नहीं ले सकते। पूरे फैमिली में कोई भी नया रूम नहीं ले सकता, ये तो पहला बात सच्ची है। सेकेंड, अगर नेक्स्ट पॉइंट आप देख जाओ, केडीएमसी बोल रहे हैं हमारे पास डेटा नहीं है, तो फिर टैक्स भरते किधर जाते हैं? रोड टैक्स लेते, कचरे का टैक्स लगते, पानी लाना आया, इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, मतलब ये सब चीज़ें हो रही है। उसके अंदर कॉमन मैन का तो हाथ नहीं है ना। मैं कल उठ के केडीएमसी का स्टैम्प बनाया और केडीएमसी में सबमिट कर दिया, उधर टैक्स भर दिया। उधर तो मेरा पापा नहीं बैठा है या मेरा दादा नहीं बैठा है ये सब डॉक्यूमेंट अंदर से मुझे देने के लिए। ये तो उनका ही आदमी है जो मुझे डॉक्यूमेंट दे रहा है और मेरे से पैसा भी ले रहा है। अगर 5-7 साल से ये चीज़ चल रही है तो अभी तक केडीएमसी क्यों नहीं? 2018 में अगर जो चालू था कंस्ट्रक्शन, तभी आके अगर बिल्डिंग इधर सील कर दी थी, अगर सील कर दी तो आगे जो अगर 60 कुटुंब फंस गए ठीक है, लेकिन 100 तो बच जाते, 60 को भी पता चलता, ईएमआई हो जाता, क्लोज हो जाता। आज के दिन में अगर आप देखो कि 1 साल अगर टैक्स नहीं भरा, हमारा ये बाजू वाला ही गाला था, सील था 6 महीना, क्यों टैक्स नहीं भरा? तो ये केडीएमसी के पास कहाँ से डेटा आया?
कल की मैंने न्यूज़ है कि केडीएमसी सीधा बोल रहा है कि हाईकोर्ट ने हमको दे दिया है, हम पुलिस का सपोर्ट लेके बिल्डिंग तोड़ने वाले हैं। अगर आज आपको पता चलता है बिल्डिंग तोड़ने वाले, तो कल तक कहाँ सोए थे? अगर पुलिस स्टेशन भी बोल रहा है कि हम इधर जाके हम सपोर्ट करेंगे केडीएमसी को, तो इधर जो 160 पब्लिक रही है वो पागल ही हो गई, मतलब वो जाएगी कहाँ? आपके ऊपर अभी कितना लोन है और आप कैसे चुकाओगे? मेरे पास 23 लाख का मैंने लोन लिया था, अभी भी मेरा 20 लाख का बाकी है। उसमें से सबसे बड़ा फ्रॉड इन्होंने तो गवर्नमेंट को भी धोखा दिया। गवर्नमेंट ने मुझे तो 2.5 लाख मुझे दे दिया, मतलब गवर्नमेंट को भी एड़ा बनाया। मतलब हमारी गवर्नमेंट एडी है ऐसा हम भी समझे, कॉमन पीपल का किधर बिलीव रखेगा एक डॉक्यूमेंट के ऊपर? तो मेरा अभी भी 20 लाख का लोन चालू है। अगर 20 लाख में नहीं भरूँ तो बैंक मुझे उठा के लेके जाएगी, अगर भरूँ तो मैं जिंदा कहाँ से रहूँ? रोज का खाना मेंटेन करना, स्कूल, डॉक्टर, ये सब कहाँ से मेंटेन करूँ? वी आर अ कॉमन पीपल। अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं 1 करोड़ घर लेता मैं। अगर पैसा ही नहीं है, किधर तो किधर एक सोना बेच के पीएफ निकाल के घर में जिसका जिसका सोना है वो निकाल के इतना इधर डाउन पेमेंट करने का, तो अगर ये 7 साल के बाद अगर ये हालत है तो आदमी जिंदा रहने का क्या कोशिश करेगा? टाइम पे खाना भी नहीं जाता है, ना नींद मिलती है, फैमिली को टेंशन अलग है, वाइफ को टेंशन अलग, पापा को टेंशन अलग, मम्मी को टेंशन अलग। मम्मी को बीपी शुगर का प्रॉब्लम है, उनको संभालो या उनका डॉक्टर देखा है या इधर ईएमआई भरे। मतलब ये टेंशन अगर ये हम सर्वाइव कर रहे, इसमें हमारी गलती क्या? एज अ बिग क्वेश्चन। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हमारी बात कोई सुनना चाहता है, मंत्री हो, खासदार हो, आमदार हो, या जो भी बंदा या जिसको ऐसा लग रहा है कि ये बंदे की गलती नहीं है, तो इधर सपोर्ट होना चाहिए। आप बताइए आपके कितना लोन है और अभी कैसे इस प्रॉब्लम से दूर जाएंगे? मेरा नाम भाग्यश सावंत है, मैं साई गैलेक्सी में रहता है। वो मेरा लोन 20 लाख का लोन है, अभी मेरा 16 लाख का पेंडिंग है। अभी मैं ऐसा बता सकता है कि ये बड़ा केडीएमसी का स्कैम है और सरकार ने इसके ऊपर क्या ये किया है वो हम लोग को बताना चाहिए। ये बड़ा स्कैम है, उसको अधिकारियों को भी क्या कार्रवाई किया वो बताना चाहिए। आप बताइए। मेरा नाम रोहित पाटिल है, मैं बी विंग 402 में रहता हूँ। मैंने रूम लिया था तभी 32 लाख का रूम लिया था और मैंने 6 लाख डाउन पेमेंट करके अराउंड 24 लाख का 24 to 25 लाख का लोन लिया था। अभी भी स्टिल नाउ मेरे पास 22 लाख का लोन पेंडिंग है। तो अभी भी 25 to 2 लाख का लोन पेंडिंग है और मेरी सैलरी देखोगे तो भी देखोगे 30 to 35,000 रहेगा। तो 22 लाख का मैं लोन का मैं हफ्ता भरूंगा 22,000, तो 10,000 में मैं क्या करूँगा? रहूँगा किधर? वो भी एक बड़ी समस्या है मेरे लिए। ये अलग अलग कहानी, महिलाएं भी हमारे साथ हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी अगर बिल्डिंग टूटती है तो आप गृहिणी हैं, घर का खर्च चलाना, बच्चों को देखना, सबको देखना आपका एक काम होता है, बड़ा टेंशन है, क्या आप गवर्नमेंट से मांग करते हैं? गवर्नमेंट से यही मांग है कि जो हमको जो फंसाया गया है उन लोगों को पहले उन पे कार्रवाई करे, फिर हमको निकाले। फिर नहीं हमको निकालना है तो हमारे जो भरपाई हो, जो हमने इतना खर्च किया, हमारा लोन निकाला, इतना मतलब गहना बेच के मतलब हम जो पैसे भरे वो हमें वापस चाहिए। बस यही गवर्नमेंट से हमारी ख्वाहिश है। आप बताइए कि अभी घर बनाना सबका सपना होता है, आम मिडिल क्लास को घर बनाने के लिए वक्त लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब अगर सरकार कहती है, कोर्ट कहता है कि लीगल है, टूटने वाला है, तो आप लोग क्या करेंगे, क्या सोचें? देखो यहाँ सब जो रहने वाले वो आम आदमी ही है, सबका एक सपना होता है कि घर होना। अगर गवर्नमेंट नहीं है, केडीएमसी ने ऐसे किया तो हम फिर कहाँ जाएंगे? सपने कैसे तो लोन करके ही ये रूम लिया है। तो हमारा ये कहना है कि जो भी गवर्नमेंट को कहना है कि जो है वो पहले केडीएमसी से पूछो कि उन्होंने ऐसे क्यों किया। आप चाहते हैं किसी तरीके से रास्ता निकले, लीगल हो जाए, कुछ पेनल्टी भरना पड़े? कुछ तो होना चाहिए ना इसमें। अगर आएंगे और बोलेंगे कि घर से निकलो तो फिर कैसे होगा ना। आप बताइए कि आप गृहिणी, घर का खर्च चलाना सब कुछ होता है, घर की हर एक चीज़ को मैनेज करना, अब जब घर ही नहीं होगा तो एक बड़ी समस्या है। क्या आप सरकार से कहना चाहते हैं? कुछ शब्द ही नहीं, क्या बोल सकते हैं अभी। इधर आके कुछ बोलते, कोई घर खाली करो तो हम मतलब क्या करेंगे? मुश्किल से घर बनता है और मुश्किल से घर बनता है, वही तो। इतना हमारा मेहनत का पैसा है सब चीज़ में, तो वो पैसा मतलब वेस्ट ही हो जाएगा ना हमारा। तो कुछ मेहनत करके फ़ायदा क्या? मेहनत करके हम जो जी रहे उसमें सब पानी फेर रहे सब केडीएमसी वाले लोग, जिन्होंने इतना फ्रॉड किया है। पानी फेर है। ये है स्थिति कि जो आम आदमी है उसने किसी तरीके से घर खरीदा है, लेकिन अब स्थिति ये बनी हुई है कि केडीएमसी हाईकोर्ट की जो फैसले हैं उसको फॉलो करने जा रही है। लेकिन इसके पहले सारे निर्णय, जो सारे डॉक्यूमेंट जब सबमिट हो रहे थे, जब बिल्डिंग बन रही थी, उस वक्त में सारे नियमों को ध्यान पे क्यों नहीं रखा गया?
नियमों की नज़रअंदाजी क्यों की गई, ये एक बड़ा सवाल है। एक आम मध्यम वर्गीय व्यक्ति की पूरी ज़िंदगी एक सपनों का घर बनाने में बीत जाती है। उसे पैसा जुटाने में ही काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है। जब उसका इंतज़ाम वो कर लेता है और अब सपनों का घर बना लेता है, उसके बाद अगर उसे पता चले कि जिस घर में वो रह रहा है वो अनधिकृत है, इलीगल है और जल्दी ही उस पर कार्रवाई भी होने वाली है, तो ऐसे में उसके सपनों के घरों का क्या होगा, उसके साथ उसके परिवार वालों का क्या होगा, ऐसे कई मूलभूत सवाल खड़े हो जाते हैं। हमारे साथ संदीप पाटिल हैं, जो एक आर्किटेक्ट हैं पेशे से और साथ ही सामाजिक क्षेत्र में काम भी करते हैं। डोंबिवली इलाके की बात निकल पड़ी है क्योंकि 65 इमारतें ऐसी हैं जिन्हें कोर्ट ने लगभग इलीगल घोषित किया है, उन पर कार्रवाई आने वाले दिनों में हो सकती है। ये पूरा मुद्दा कहाँ से उठा और अब आगे क्या होगा उन सारे लोगों का जो अब इन इमारतों में रहते हैं, उनके घरों का क्या होगा, उनके आने वाले समय में किस तरीके से वो इससे बाहर निकल सकते हैं या उसकी चपेट में आ जाते हैं। हमारे साथ संदीप पाटिल। संदीप जी, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। सवाल ये कि जो ये पूरा मुद्दा है, 65 इमारतें लगभग जो सामने आई हैं, जो इलीगल कोर्ट ने कह दिया है, क्यों आप कोर्ट में गए और कहाँ से ये पूरा मुद्दा शुरू होता है? ये जो 65 इमारतें हैं, इनको रेरा स्कैम में अटकी हुई है पूरी। ये रेरा स्कैम चीज़ क्या मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले ऐसे हुआ था कि रेरा एक्ट जो निकला था, ये एक सेंट्रल एक्ट है। ये एक्ट निकलने के पीछे कारण ऐसा था कि खुद गवर्नमेंट चाहती थी कि कोई भी इनोसेंट बायर है वो फंसना नहीं चाहिए, उनको हमेशा उनके लिए कोई सहायता, उनकी मदद हो, इनके लिए ये कायदा निकाला गया था। वो बिल्डर पे नकेल कसने की, बिल्डर को मतलब इनोसेंट बायर ना फंस जाए, मतलब जो आदमी गरीब है, वो जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं, वो फंस ना, क्योंकि बहुत पहली बार ऐसा होता था कि काफ़ी लोग फंस जाते थे कि कोई भी बिल्डर आता था और बताता कि हम ये प्रोजेक्ट लाने वाले, ये करने वाले, लोग बुकिंग करते थे और वो प्रोजेक्ट आता ही नहीं था। ऐसे बहुत सारी केसेस 2013 से लेके गवर्नमेंट सोच रहा था कि ऐसा कुछ कायदा हम लाएंगे जिससे ये सब बच सके, बिल्डर के हाथ से फंस ना पाए। और इन्होंने ये जो कायदा एक्ट जो लाया वो 2016 में लाया और हमारे महाराष्ट्र राज्य ने इनको 2017 में रूल्स बनाए। लेकिन जब रूल्स को मैंने पढ़ा तो मुझे इसमें एक चीज़ ध्यान में आई कि इस रूल में सिर्फ जो लीगल प्रोजेक्ट बना रहे उन्हीं को इसमें पकड़ा जा रहा है, लेकिन बाकी जो इलीगल कर रहे उनका इनके कहीं भी जिक्र भी नहीं था। तो इसके लिए हमने उसी टाइम में वहाँ के उसी टाइम में हमने हमारे मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, फडणवीस साहब को पत्र लिखा और उसकी कॉपी मैंने 288 MLA लोगों को भेजी और 78 MLC को भेजी कि जिसमें हमने बताया कि ये तो सिर्फ लीगल वालों के बारे में आप बताया जा रहा है रूल्स में। तो अब ऐसी कोई चीज़ लाइए कि जिसमें ऐसा हो कि जो रेरा को रजिस्टर हो उन्हीं का रजिस्ट्रेशन हो। तो ऐसी चीज़ हमने उनको पत्र के माध्यम से उनसे मांग की। उस मांग को 20 सितंबर 2019 में पूरा गया है। उसके बाद एक गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकला जिसमें उस नोटिफिकेशन के लिखा गया कि जो लोग रेरा के साथ रजिस्टर रहेंगे उन्हीं का रजिस्ट्रेशन होगा। अब ऐसा हुआ कि हमारे एरिया के रजिस्ट्रेशन सारे बंद हो गए। हमें कहीं से पता चला कि एक रजिस्ट्रेशन इलीगल का हो गया है, तो हमने उस रजिस्ट्रेशन के साइट पे जाके उसका मैंने कॉपी का नंबर लिया। उसके बाद मैंने RTI के थ्रू वो कॉपी निकाली तो उसमें मुझे देख के ताज्जुब हुआ कि उसमें एक प्लान लगा हुआ था। जो उस प्लान को देख के मुझे पता चला, मैं आर्किटेक्ट को मुझे पता चला कि ये प्लान बोगस है, मतलब इसमें कुछ फ्रॉडनेस है करके मुझे ध्यान में आया और उसमें रेरा का सर्टिफिकेट भी दिखला। फिर मैंने इसी चीज़ को लेके KDMC की तरफ मांग की कि मुझे इसकी सर्टिफाइड कॉपी दी जाए। तो KDMC ने उस पर रिप्लाई दिया कि ये दोनों चीज़ बोगस है, प्लान भी बोगस है और तो प्लान बोगस है तो इसका मतलब है कि इसका रेरा का भी बोगस हो सकता है। तो फिर मैंने उसके बाद मैंने तुरंत, मुझे पता चला कि ऐसा हो सकता है कि महाराष्ट्र में इस नोटिफिकेशन के बाद मतलब कई जगह के रजिस्ट्रेशन बंद हुए रहेंगे और ऐसा होता रहेगा। तो मैंने तुरंत 2021 में मैंने हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की। तो पिटीशन में हमने मांग की कि गरीब लोग इसमें ना फंसे, इनोसेंट लोग ना फंसे, इसलिए कुछ कायदे में या कुछ हाई कोर्ट इनको कुछ डायरेक्शन दे कि ये चीज़ें और पक्की हो जाए ताकि कोई फंस ना सके। और इसी के ऊपर जब केस चल रही थी तो लगभग 1 साल के बाद हमको ध्यान में आया कि और भी रजिस्ट्रेशन हो रहे, तो हमने तुरंत रेरा के साइट में जाके ऐसे 65 केसेस और निकाले
और उन 65 केसों को निकालने के बाद मुझे सेम वही चीज़ मालूम पड़ा कि इन्होंने भी उसी तरह बोगस डॉक्यूमेंट बनाए हुए थे, जिसके ऊपर इन्होंने रेरा का सर्टिफिकेट ओरिजिनल। कौन से डॉक्यूमेंट्स? बोगस मतलब ऐसा होता है कि सबसे बड़ा बोगस डॉक्यूमेंट होता है कि प्लान पास वाली कॉपी, तो उसमें सीसी होती है या ओसी होती है। तो कुछ सीसी और ओसी, मुझे सीसी मतलब कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, ओसी मतलब ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। तो एक केस में ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है, कई केसों में कमेंसमेंट सर्टिफिकेट है। तो ऐसे मुझे 65 केसेस दिखे जिससे उन्होंने उसके आधार के ऊपर रेरा का सर्टिफिकेट लिया था। और रेरा का सर्टिफिकेट लेने के पीछे कारण ऐसा था कि उसके ऊपर ही आजकल कोई भी नेशनलाइज बैंक जो लोन करती है वो पूछती है रेरा नंबर है क्या, तो वो रेरा का नंबर दिखा के नेशनलाइज बैंकों ने इसके ऊपर लोन दिया। तो ये सारा चीज़ करने ने ये सब किया था। फिर हमने जब कोर्ट इसको डायरेक्शन देने जा रहा था, मतलब केस को काफ़ी ये होने के बाद, तो हमने उसी समय में हमने कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि ऐसे और 65 केस भी हुए। उसके ऊपर केडीएमसी ने अपना एक एफिडेविट फाइल किया कि उन्होंने बताया कि हमने उन 65 लोगों के ऊपर एफआईआर फाइल कर चुके हैं और हम जल्द ही वो जितने भी काम है 65 बिल्डिंगों के वो हम तोड़ने वाले, हम पुलिस बंदोबस्त लेके सारे तोड़ने वाले। तो सब फाइनली जब डायरेक्शन, मतलब हमारा डायरेक्शन हुआ 19 नवंबर 2024 में हमारा जजमेंट हुआ केस के अंदर और केस डिस्पोज हुआ हमारा। उस जजमेंट में 6 डायरेक्शन पास हुए थे, जिसमें कई महत्व के भी डायरेक्शन जो हुए थे, जिसमें कि जैसे लोकल बॉडी जितने भी है, जितने भी कॉर्पोरेशन प्लानिंग अथॉरिटी, सबकी वेबसाइट महारेरा के साथ लिंक होगी, ताकि जो चीज़ मेरे केस में हुआ लिंक न होने के कारण ही वो हुआ था। इसके लिए वो चीज़ पहले कर ली कि जैसे मतलब रेरा वाले कंफर्म करेंगे एग्जैक्टली ये प्लान पास हुआ है कि नहीं हुआ, और जो लिंक नहीं हुआ है उनको भी 3 महीने के अंदर लिंक करने का जजमेंट में कहा गया। 3 महीने के अंदर उनको लिंक करना है, और जो लिंक नहीं हो रहे उनको 48 आवर्स में उस लोकल बॉडीज़, मतलब टोटल महाराष्ट्र में 480 लोकल बॉडीज़ है, उनको सबको अपने वेबसाइट में वो प्लान तुरंत अपलोड करना है। दूसरा, हमारा जो प्लान पास जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर के ऊपर चलता है BPMS, उस सॉफ्टवेयर को भी महारेरा के साथ लिंक करने के लिए गया। और इन ऐसे महत्व के कुछ 5 डायरेक्शन देने के बाद एक डायरेक्शन और जो हुआ था कि जो जिसमें कॉर्पोरेशन ने एफिडेविट जो फाइल करके बताया था कि हमने कार्रवाई करने वाले, तो उसके ऊपर हाईकोर्ट ने कहा कि वो सारे बिल्डिंग 3 महीने के अंदर पूरी बिल्डिंगें तोड़नी है। अब ये सारे बिल्डिंग्स तोड़ने की प्रोसीजर जब शुरू हुई, कॉर्पोरेशन ने नोटिस मारे, नोटिस देने के बाद लोगों की भाई आप आपकी जो भी फ्लैट रहेगा, बिल्डिंग रहेगा, उसको खाली कर दो, हमें तोड़ना है। उसके ऊपर 19 दिसंबर 2024 में 4 सोसाइटी हाईकोर्ट में इंटरिम एप्लीकेशन फाइल किया। उन्होंने मांग की कि इसमें हमारी गलती नहीं, हम फंस गए, हमको पता नहीं था, हमने रेरा सर्टिफिकेट देके बुकिंग की है। तो जो 19 नवंबर की जो जजमेंट हुई है उसको आप सेटिसाइड किया जाए और हमको कुछ रिलीफ दिया जाए, हमको रेगुलाइज का चांस दिया जाए। तो उसके ऊपर हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि ठीक है, तुम्हें 4 लोगों को हम रेगुलाइज का चांस देते हैं, लेकिन 3 फरवरी 2025 से डेडलाइन रहेगी, उसके अंदर ही आपको करना है। अगर उसके अंदर नहीं हुए तो फिर जो कार्रवाई होनी है वो होके ही रहेगी। उसके ऊपर उसके बाद 3 जनवरी को और 12 सोसाइटियों ने सेम एप्लीकेशन किया, लेकिन उस टाइम में हाईकोर्ट में आर्गूमेंट के टाइम में खुद वहाँ था, तो उनके ऊपर मतलब हाईकोर्ट थोड़ा गुस्सा किए कि ऐसे एक सोसाइटी आएंगी तो कोर्ट का बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि एक बार केस क्लोज हो जाती, डिस्क्लोज हो जाती है, तो उसके बाद डिस्पोज होने के बाद आप किस तरह वापस इसमें इंटरिम एप्लीकेशन कैसे फाइल कर सकते हैं, इसका सबको खुलासा करना है। उसके बीच में जिनको रेगुलाइज के लिए जाना है 3 फरवरी तक रेगुलाइज जाइए, जो लोग आए ठीक है, इसके आगे हम लोग कोई भी इंटरिम एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं करेंगे और बाकी लोग भी रेगुलाइज के लिए जा सकते हैं, रेगुलाइज कर सकते हैं, ऐसे उनको कहा गया। लेकिन 3 फरवरी के टाइम में कॉर्पोरेशन को भी बताना है कि क्या स्टेटस है, और हमको भी कहा गया था कि आप भी एफिडेविट फाइल करें। उसमें 3 फरवरी को ऐसा हुआ कि मैटर निकला, लेकिन उस वक्त के जो चीफ जस्टिस पहले वाले जो उपाध्याय जी चीफ जस्टिस जो थे वो चेंज होके आलोक आराध्य जी जस्टिस जो आए थे, और उनके साथ में भारती डांगे जस्टिस जी बैठे थे। तो इनके सामने मैटर आने के बाद
उन्होंने कहा कि एक बार ये मैटर जो पहले वाला डिस्पोज हो चुका है तो उसमें हम लोग कैसे बोल सकते हैं, और इन्होंने तो ये आप रिव्यू की मांग कर रही है, तो ये रिव्यू की मांग जिन्होंने मतलब इसके पहले अमित बोरकर जी जस्टिस और चीफ जस्टिस उपाध्याय जी थे, तो बोरकर जी के पास सामने ही आप लाके इसके ऊपर ये कर सकते हो। फिर तुरंत 13 फरवरी को मैटर एक सोसाइटी का निकला, उसमें अमित बोरकर जी और गडकरी। फिलहाल स्टेटस क्या है? कोर्ट ने आखिरी ऑर्डर क्या किया? वही आखिरी ऑर्डर के बारे में जिसमें गडकरी जी ने जो ऑर्डर पास किया, गडकरी जी और अमित बोरकर ने ये किया, ये केस प्लेनली रिजेक्ट किया, मतलब डिस्पोज नहीं किया, इसको पूरा रिजेक्ट कर दिया। और उन्होंने कहा गया कि आप लोग ने जो केस इसमें मांग की है कि ये सेटिसाइड या हम फंस गए, तो उन्होंने कोर्ट में आर्गूमेंट में बताया कि आप जैसे महंगे फ्लैट होते हैं तो आप 30 लाख का फ्लैट ले रहे, तो आपको तो समझना चाहिए, आप जानते थे इलीगल है, तो हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। और प्लेनली उनका केस रिजेक्ट किया, और अभी उनके पास एक ही है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके इसके लिए वापस मांग कर सकते हैं। तो ऐसा है कि ये कोर्ट की पूरी प्रोसीजर है। अगर मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस उद्देश्य से मैं कोर्ट में गया था वो उद्देश्य यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि हम गरीबों के साइड से हम गए थे कि उनको मदद सहायता हो सके, लेकिन उनकी सहायता न होते हुए वो और बुरी तरफ फंस गए। जबकि मैं इसमें अपने तरफ से कहूँगा कि इसके लिए जवाबदार है रेरा अथॉरिटी, क्योंकि रेरा के अंदर एक सिस्टम ऐसी होती है कि जब कोई सेक्शन 5 के नीचे वो सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन जब उनको मालूम पड़ता है कि कोई डॉक्यूमेंट्स गलत हुए या कोई चीज़ है, तो उनको उस सेक्शन 7 के अंदर वो रिजेक्ट करते हैं। लेकिन जिस टाइम में वो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करते हैं, तब सेक्शन 60 के अंदर उस प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग निकाल के उन लोग 5% का पेनल्टी लगाते हैं। वो पेनल्टी इसलिए लगाया जाता है कि जो लोग फंसे जाते हैं उनको मदद की सहायता हो। तो इस केस में ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि जो रेरा जिस मतलब से आया वो मतलब तो सॉल्व हुआ ही नहीं, उल्टे लोग फंस गए। लेकिन इनको इन बिल्डरों से वो 5% का पैसा लेना चाहिए था और उनको वो सहायता करनी चाहिए थी। इसके अलावा शासन भी इसमें जवाबदार है कि क्योंकि कई लोगों ने पंतप्रधान आवास का फ़ायदा उठाया है, जो फ़ायदा उठा के जिनको मतलब ऐसा है कि एक 2.5 लाख का सब्सिडी जो मिला जाता है वो पैसा भी गवर्नमेंट का लगा हुआ है। इसके ऊपर भी एक जांच कमेटी बैठनी चाहिए कि ये पैसा आवास का कैसे इन्होंने रिलीज़ किया, और इतना पैसा लगा, आज बिल्डिंग गिरेगी तो गवर्नमेंट का भी पैसा जा रहा है। इसके अलावा केडीएमसी ऑफिसर लोगों की भी जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्डिंग खड़ी होने के लिए 3 से 4 साल लगते हैं। इतनी बिल्डिंगें जो 65 बिल्डिंगें इतनी खड़ी हो चुकी है, तो इनके पीछे इनका भी कुछ हाथ था, ये लोग भी मिले हुए थे, इन्होंने भी कुछ अपना कंट्रीब्यूशन डाला, ये क्या डाला, ये सब जांच करके ढूंढना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इनडायरेक्टली फंसे जा रहे हैं, इनोसेंट बायर फंसे जा रहे हैं, बिल्डर आराम से घूम रहे हैं। बिल्डरों ने अब लीगल प्रोजेक्ट चालू किए, तो इनको कहीं तो जिन्होंने इनको फंसा के आज आराम से घूम रहे हैं, तो इनके ऊपर एक्शन होनी चाहिए। और इन गरीबों को, गवर्नमेंट को, रेरा अथॉरिटी को, इन बिल्डरों को और कारपोरेशन को, इनके पास इनको कहीं अलग रहने की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे तकरीबन 6,500 फैमिली ऐसी है जो रास्ते पे आ जाएगी। अब 10वीं के 12वीं के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, और कोर्ट के मुताबिक ऐसा है कि 19 फरवरी तक 3 महीना पूरा हो जा रहा है। बीच में स्टे मिला था, मत समझ लो कि उसमें 15-20 दिन और एक्स्ट्रा मिल रहे। लेकिन इसमें अगर कारपोरेशन कुछ नहीं कर पाया तो उनके ऊपर भी कंडेम हो सकता है। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि इनडायरेक्टली गरीब लोग फंस रहे, तो उनके लिए कुछ होना बहुत ज़रूरी, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। नियमों का मुख्य उद्देश्य होता है कि आम आदमी जो है उसके हितों का संरक्षण हो सके, लेकिन जिस उद्देश्य से रेरा को लाया गया, जो उद्देश्य केडीएमसी का होना चाहिए, यानी कि स्थानीय निकाय महानगर पालिकाओं का होना चाहिए, वो बिल्कुल दरकिनार करते हुए आम आदमी जो मध्यम वर्गीय है उसकी किस तरीके से फंस जाता है और उसके सपनों का घर सिर्फ सपना ही बन के रह जाता है, ये हकीकत अब सामने आ गई है। कैमरामैन मिलिन के साथ समीर भी से, इंडिया टीवी, डोंबिवली।